चलो खैर। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? नहीं याद है कहाँ तक पढ़। हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रोसेसेस बेसिक। ठीक है, और उसमें मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बता रहा था, एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स में मैं आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने लाइटिक एंजाइम्स के बारे में बताया है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया है। बच्चे मुझे 1 मिनट देना है, जरा सा बोर्ड में थोड़ा सा वाइटनेस है जिसकी वजह से स्पष्ट दिख नहीं रहा है। 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको बताया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया कि these are the enzymes which restrict the growth of bacteriophage viruses in bacteria। ठीक है, एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है वो सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज करती हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही कट करती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कट करती हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से या रिस्ट्रिक्शन साइट से। ठीक है, फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो हिन2 है जिसको स्मिथ ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब कुछ और एक एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। कुछ और एक एंजाइम्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग, अच्छा 1 मिनट, अभी भी ये फीका हुआ लग रहा है।
तो ज्वाइनिंग एंजाइम आप देखो, आवाज आ रही है बच्चे मेरे? यस सर। ठीक है, तो ज्वाइनिंग एंजाइम क्या करते हैं, दे सील द निक कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो एंजाइम है दिस इज, ये यहीं पे लिखो लाइगेज। और लाइगेज के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ा, लाइगेज वही डीएनए लाइगेज है जो आपने रेप्लिकेशन के दौरान देखा, जो कि बेसिकली ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। ये उसी की बात मैं कर रहा हूँ, वही है। ठीक है, तो लाइगेज का बड़ा रोल है। कैसे रोल है अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक वेक्टर है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और प्लाज्मिड के अंदर जो है क्या कहते हैं, हम अपना जीन ऑफ इंसर्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर है, वेक्टर है, और ये सपोज कर लो हमारा जीन ऑफ इंसर्ट, ठीक है, या पैसेंजर ऑफ डीएनए, पैसेंजर डीएनए, इसको चाहे जीन ऑफ इंसर्ट बोल लो या इसको बोल लो पैसेंजर डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप कट करोगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ठीक है, और कट करने के बाद में सपोज कर लो ये आपका जो है क्या कहते हैं वेक्टर डीएनए, कट वेक्टर डीएनए है, इसको ट्रीटमेंट किया है आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट ये भी हुआ। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट इसका भी हुआ है, और ये भी बेसिकली अब ज्वाइन करने के लिए तैयार। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा, इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा वो है बेसिकली लाइगेज। ठीक है, ये दोनों बेसिकली इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और ये चूंकि वेक्टर प्लस अब जीन ऑफ इंसर्ट हो गया है, आ गए हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। ये जो डीएनए है इसके बेसिकली दो सोर्स हैं, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ज्वाइनिंग एंजाइम्स का यूज मैं बता रहा हूं कि कहां पे ज्वाइनिंग एंजाइम्स यूज हो रही है। ठीक है, बट याद रखना कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होगा तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है, या वन सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इस तरह से नहीं हो सकता है कि एक को एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिए, जीन ऑफ इंसर्ट को दूसरे से काट लिया और आप चाह रहे हैं कि दोनों को जोड़, नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुड़ने के लिए पहले उनके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना जरूरी है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तब जाके फिर वो बेसिकली जो निक है वो सील किया जाएगा बाई लाइगेज, लाइगेज उसको सील करेगा। तो ज्वाइनिंग एंजाइम आपका लाइगेज है जो कि यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंजाइम्स हम देख लेते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये फॉस्फोराइट करता है। ठीक है, ठीक है, फॉस्फोराइट, फॉस्फोरिलेट pins of polynucleotide chain। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ये फॉस्फोरिलेट करता है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बता दिया मैंने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बता दिए मैंने मतलब सारे एंजाइम्स ऑलमोस्ट आपको बता दिए। ठीक है, सारे एंजाइम्स। अब दूसरा जो टूल है वो है वेक्टर।
मतलब जो दूसरा टूल हम यहाँ पे देखेंगे, पहला मैंने एंजाइम्स बताया था, दूसरा जो टूल ये बताने जा रहे हैं वो है वेक्टर। वेक्टर क्या है? कैरियर है बेसिकली, कैरियर ऑफ पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए, या आप इसको ये बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसका कैरियर। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि जो मलेरिया है, मलेरिया को बोलते हैं कि मलेरिया इज अ वेक्टर फॉर सेवरल डिजीजेस, कई सारे डिजीजेस के लिए वेक्टर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मलेरिया कैरियर की तरह काम करता है कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जैसे जैसे मैं प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले लूं, तो प्लाज्मोडियम बेसिकली मलेरिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, मलेरिया के बॉडी के अंदर चला गया, और जब मलेरिया बेसिकली किसी को बाइट कर, सॉरी, मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, मलेरिया बोल रहा हूँ, जो बेसिकली प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, और जब मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो उसके सलाइवा के थ्रू बेसिकली वो उस ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। तो मलेरिया के, सॉरी, प्लाज्मोडियम के, सॉरी, आपका जो क्या कहते हैं, जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलेज है, बेसिकली वो क्या कर रही है? वो कैरियर की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, वो कैरियर की तरह कार्य कर रही है। वो किसको उठाती है? वो प्लाज्मोडियम को पिक करती है, प्लाज्मोडियम जहां से भी उसमें चला जाता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम को वो एक एक जो है दूसरे हेल्दी पर्सन के ऊपर बाइट करते समय रिलीज कर देती है। हालांकि उठाती भी कहाँ से है? वो भी एक एक इन्फेक्टेड पर्सन का जब ब्लड सक करने जाती है तो वहां से वो बेसिकली प्लाज्मोडियम उसके अंदर आ जाता है। वहां पे भी प्लाज्मोडियम कुछ अपनी साइकिल, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसके मॉस्किटो के अंदर। एंड जब मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटो, फिर जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उस दौरान हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाता है। तो बेसिकली जो मॉस्किटो है वो किस तरह से काम कर रही है? कैरियर की तरह काम कर रही है। तो उसी तरह से ये जो वेक्टर है ये भी किस तरह से काम करता है? कैरियर की तरह काम करता है। किसको कैरी करता है? पैसेंजर डीएनए या जीन ऑफ इंसर्ट को क्वेरी करता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ, तो वेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए दो चीजें हैं। पहला है साइज ऑफ ये पैसेंजर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, साइज ऑफ ये कितना बड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के दौरान। ठीक है, दूसरा होस्ट। ठीक है, टाइप ऑफ होस्ट, होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन ऑफ वेक्टर में, साइज ऑफ पैसेंजर डीएनए एंड टाइप ऑफ होस्ट। ठीक है, जिस होस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यूज करने वाले हो, ठीक है, उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट कि जो ये वेक्टर है, वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ, अब प्रॉपर्टीज वेक्टर में सबसे पहले वेक्टर के पास में अपना इट शुड हैव origin of replication and origin of replication, ओरी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं ये क्या है, origin of replication, ये होना चाहिए। जब तक ये origin of replication नहीं होगा वेक्टर के पास में, तब तक इसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, तब तक इसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? कि जब यस तक सर। इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ
रेप्लिकेशन नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब मैं रेप्लिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, हर एक जो बेसिकली डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेसिकली वहीं से रेप्लिकेशन की ओरिजिन स्टार्ट होती है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब तक ये बेसिकली ये इनिशिएशन साइट नहीं होगी तब तक रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हर एक जो है क्या कहते हैं वेक्टर का अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए उसमें? दूसरा, उसमें सिलेक्शन के लिए जो है कुछ कुछ होने चाहिए। ठीक है, मार्कर्स होने चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर्स, शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर्स, उस पे अपने सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरा, अच्छा इस मार्कर को मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। मार्कर को हम पहले डिस्कस मार्कर को डिस्कस करने में देखो कि मार्कर मतलब क्यों मार्कर होना क्यों चाहिए, पहले ये देखो मार्कर क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली फॉर डिफरेंशिएटिंग recombinant versus non-recombinant, दूसरा एंड ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्म। इसके लिए चाहिए, इसके लिए जो है उनके अंदर मार्कर्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो मार्कर हैं ये क्या हो सकते हैं? ठीक है, दूसरी चीज है ये जो मार्कर्स हैं ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती है। ठीक है, आप अलग से लिख लो मार्कर्स, नेम ऑफ द मार्कर्स। ठीक है, नेम ऑफ मार्कर्स, तो नेम ऑफ मार्कर्स में मैं बोल रहा हूँ कि ये हो सकती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो। ठीक है, दूसरा जो है क्या कह सकते हैं कि कोई कोई एंजाइम्स हो, कोई एंजाइम्स कोडिंग जीन हो, बेसिकली एंजाइम कोडिंग जीन, कोडिंग जीन्स ये हो सकती हैं एटसेट्रा। आपको इन्हीं दो से मतलब है एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर मुझे जितना आपको जरूरत है मैं उतनी बता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती हैं या एंजाइम कोडिंग जीन हो सकती है। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज वेक्टर ऑफ वेक्टर में ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। कॉपी कर लिया है? यस सर। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज है, इट शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल, एनसीईआरटी में सिर्फ क्लोनिंग साइट मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इसको शार्ट में बोलते हैं एमसीएस।
मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, ऐसी साइट जहां पे आप जीन ऑफ इंसर्ट को लाइगेट कर सको, जोड़ सको, उसको ज्वाइन करवा सको। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स की, वो आप ध्यान में रखें। अब टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, तो टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहली जो वेक्टर के बारे में हमारे दिमाग में आता है वो है प्लाज्मिड। और आपको पता है कि प्लाज्मिड क्या है? दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट करने के कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल नहीं, कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी याद रखना, डीएनए है, आरएनए नहीं। ठीक है, डीएनए। ये बेसिकली प्लाज्मिड के बारे में, ये आप डेफिनेशन याद करना। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, वो आपका प्लाज्मिड कहलाएगा। ठीक है, नोन एज प्लाज्मिड, फाउंड इन मोस्टली इन बैक्टीरिया एंड इन सम अदर यूकैरियोट्स लाइक ईस्ट वगैरह। ठीक है, पर ज्यादातर प्लाज्मिड्स आपको कहाँ पे मिलेगा? बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस प्लाज्मिड कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड के बारे में कुछ और देखो कि फर्स्ट जो प्लाज्मिड है, फर्स्ट वो है PBr 322, फर्स्ट प्लाज्मिड है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। अब एनसीईआरटी में PBr 322 या आई थिंक पकेटिन का, जस्ट मुझे एक बार देख लेने दो, मोस्ट प्रोबेबली पकेटिन का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो उसको आप अपने कॉपी पे, अपने नोट्स पे कॉपी करोगे। ठीक है, नहीं, ये PBr 322 का ही पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको जो है क्या कहते हैं, अपने नोट्स पे रखना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जो PBr 322 है, दिस इज द फर्स्ट प्लाज्मिड। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय या आइसोलेटेड बाय, isolated and modified by Bolivar and Rodriguez. इन्होंने डिस्कवर किया था PBr, उन्हीं के नाम पे। देखो, P से प्लाज्मिड, D से बॉलीवर, R से रॉड्रिगेज। 322 पिक्चर आप बनाओगे। मैं कुछ चीजें यहाँ पे एक रफ सा इमेजिनेशन आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ, रफ सा इमेजिनेशन आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। बाकी सारी चीज तो आपको पिक्चर में देखनी है, क्योंकि ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक जो प्लाज्मिड है वो कैसा है? सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड। स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये अपना जीनोमिक डीएनए है, तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग होगा क्योंकि इसके अंदर अपना
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके अंदर अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखाई है वेक्टर की, इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी तो ये बेसिकली अपनी कॉपी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, और अगर ये रेप्लिकेट नहीं करेगा तो बैक्टीरिया तो हर जनरेशन में डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो तो हर जनरेशन में डिवाइड करता है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी ढेर सारी कॉपी तैयार करने पड़ेगी। तो ये बेसिकली जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपी नंबर। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपी नंबर। कॉपी नंबर कुछ नहीं है, एक होस्ट के पास कितने नंबर हैं उसी को बोलते हैं कॉपी नंबर। एक होस्ट के पास इस प्लाज्मिड की कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं क्या, कॉपी नंबर। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। अब अगर अगर जो है क्या कहते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि प्लाज्मिड हाई कॉपी नंबर है, उसका मतलब क्या हुआ, प्लाज्मिड हाई कॉपी नंबर का मतलब है कि जो ओरिजिन है बेसिकली उससे बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन हो रहा है, बहुत हाई नंबर ऑफ कॉपीज बन रही हैं। और कई बार बोलते हैं कि प्लाज्मिड लो कॉपी नंबर है, मतलब कि प्लाज्मिड की जो कॉपी है एक होस्ट के अंदर वो नंबर ऑफ कम कॉपीज है। तो बेसिकली ये कॉपी नंबर मैक्सिमम, ये कॉपी नंबर मैक्सिमम आपका 200 to 300 हो सकता है हाई कॉपी के केस। ठीक है, इतना तक जा सकता है मैक्स। ठीक है, इतना तक जा सकता है 200 to 300 तक। ठीक है, कॉपी नंबर। तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कॉपी प्रेजेंट इन द होस्ट, नंबर ऑफ कॉपी ऑफ प्लाज्मिड, ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ copies of plasmid inside host या in host। होस्ट सेल के अंदर बेसिकली कितने नंबर ऑफ कॉपीज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कॉपी नंबर। और कॉपी नंबर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसमें आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखो, नेचुरल प्लाज्मिड ही है पर इसको मॉडिफाई किया गया है। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर में मैंने बोला प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड एज सच यूज नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं उसको एज ए वेक्टर क्रिएट करने हैं। ठीक है, प्लाज्मिड जो नेचुरल प्लाज्मिड है उसको आप एज ए वेक्टर अगर यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू नीड सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, यू हैव टू नीड सम मॉडिफिकेशन इन प्लाज्मिड। ठीक है, तो वैसे मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर वो प्लाज्मिड है और आपको मैंने बोला कि जनरली प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। ठीक है, यू कैन एक्सप्लॉइट देम, यू कैन एक्सप्लॉइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, बट आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब हो सकता है कि जो नेचुरल प्लाज्मिड है, नेचुरल कंडीशन में किसी बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें बहुत सारे बेसिकली प्रेजेंट हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या हो सकता है कि एक ही प्रेजेंट हो। ठीक है, बट हमें क्या करना है, जिसको हम वेक्टर बनाने जा रहे हैं, जिसको हम वेक्टर जा रहे हैं उसमें कम से कम 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए। बट ये भी हो सकता है कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो और दूसरा एक और हो। ठीक है, वो एंटीबायोटिक मार्कर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो मार्कर है हो सकता है कि दोनों के दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो, और हो सकता है कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो और दूसरा कोई एंजाइम कोडिंग जीन। दूसरा क्या हो, आप याद करो मार्कर में मैंने क्या लिखा है,
ठीक है, मार्कर में मैंने लिखा रखा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती है, एंजाइम कोडिंग जीन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकते हैं। हमको कम से कम दो चाहिए मार्कर, दो मार्कर चाहिए, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे, और दूसरा एंजाइम कोडिंग जीन्स के फॉर्म में, या दूसरा भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, इट शुड हैव टू सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, मे बी बोथ आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, or one antibiotic resistant gene and another one is enzyme coding gene or any other one। ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं, लाइक बेसिकली जो है क्या कहते हैं कि ल्यूसीफेरेज वगैरह, जीएसटी वगैरह, ग्लूटाथान ट्रांसफरेज वगैरह, बहुत सारे हैं, मुझे जितनी चीजें बतानी है वो बता रहा हूं। तीसरा तीसरा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीपल, या क्लोनिंग, आपका एनसीईआरटी में सिर्फ क्लोनिंग साइट लिखा हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, ताकि इस जगह पे जाके आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का यूज करो और वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट किस लिए चाहिए, टू ऐड या टू ज्वाइन जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए। ठीक है, पैसेंजर डीएनए को यहाँ पे जोड़ने के लिए चाहिए। अब आप देखोगे कि जो पिक्चर बना है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के साइट, ये जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है ये क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है ये क्या है, दिस इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ, ये बेसिकली रिकॉग्निशन सीक्वेंस किस चीज का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बेटा, सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बट एक चीज याद रखना कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट में ढेर सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाएंगे, ढेर सारे, बट एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक, ये पूरे के पूरे वेक्टर की बात बता रहा हूँ, पूरे के पूरे वेक्टर की, मैं अगर नाम ले लूं, सपोज कर लो कि मैंने एक एंजाइम का नाम ले लिया इको R1, तो इको R1 की एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए पूरे के पूरे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर सपोज कर लो एक रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे एमसीसीएस में प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, वो दो जगह से काट देगा और ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, वो दो जगह से काट देगा फ्रेगमेंट में, हमारा जो पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हमको इस चीज के लिए सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है फॉर रिस्ट्रिक्शन, फॉर सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ओनली it must have single recognition site, single recognition site for a restriction endonuclease, for a restriction endonuclease। सिंगल से ज्यादा नहीं होगा, अदरवाइज वो कट कर देगा, वो कट कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो मैं प्लाज्मिड एज ए वेक्टर PBR 322 के बारे में बता रहा हूं वो ठीक है। अब जैसे PBR 322 के बारे में बात किया जाए तो PBR 322 में दोनों जो है, PBR 322 में जो दोनों सेलेक्टेबल मार्कर है, इसमें जो दोनों सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर वो क्या है, दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। दोनों, एक आपका है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन के लिए एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। मैं नीचे बच्चे इरेज करूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने PBR 322 के बारे में बता दिया। आप एक बार और बैठ के पढ़ना, इसको NCERT में भी देखना, पिक्चर जरूर देख लेना एक बार, कहीं पूछना, ठीक है। मैंने आपको एक जनरल आइडिया एक दे दिया कि बेसिकली कैसे डिजाइन हो रहा है, किस तरह से चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड एज ए वेक्टर में PBR 322 है। और भी वेक्टर्स आप लिख सकते हैं इसी तरह से, लाइक PUC PUC18, इसी तरह से लाइक PUC19, ठीक है। तो ये जो यूसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चूंकि ये वेक्टर जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले 18 आया, फिर 18 से 19 आया। एक्चुअली ये 18 भी आया था, बना था कहां से, बाय मॉडिफिकेशन ऑफ PBR 322, ठीक है। PBR 322 के मॉडिफिकेशन से PUC18 बना, फिर PUC19 बना। तो अब चलते हैं कुछ और वेक्टर्स की बात करते हैं। ये तो प्लाज्मिड वेक्टर हो गया, या यहीं पे एक और चीज डिस्कस करते हैं, नोट डाल के। आप अगर अपने NCERT में देखोगे तो वहां पे कुछ रिकॉम्बिनेंट DNA की बात की गई। आपको मैंने कल एक होमवर्क दिया, क्या होमवर्क दिया था मैंने? सर कल एक्सट्रैक्ट क्लास नहीं किया। अच्छा, जिसने भी किया था वो बताया ना। कितने बच्चे ने मेरी क्लास की थी? इस समय बच्चे सिर्फ हैं अनन्या, खालिदा, माइनूर, मेघनाथ, पिंकी। बच्चे मेघनाथ आपने तो किया था शायद, माइनूर ने भी किया था। नहीं सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो। माइनूर आपने तो किया था। मैंने बोला था कि जो इस चैप्टर के पहले दो साइंटिस्ट के बारे में उनका उनका कुछ बायोग्राफी टाइप का दिया हो, आपको उसको रीड करना। चलो खैर, कर लेना। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ नोट में आपको, कि एक साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट बॉयल। ये काम कर रहे थे बैक्टीरिया सैल्मोनेला। सैल्मोनेला के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है, उस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि ये सपोज करना, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर उसमें नेचुरल कंडीशन में है बच्चे ये, तो उन्होंने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद इनको मिल गया अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है।
फिर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक वेक्टर में ये सपोज कर लो वेक्टर है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक वेक्टर के अंदर क्या कर दिया, क्लोन कर दिया। तो इस तरह से बना ये जो वेक्टर था, वेक्टर प्लस अब इस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, या इस तरह से कर लो आप, इस तरह से कर लो, ये वेक्टर है, अब ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर क्लोन किया, ठीक है, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरह से, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट या एंटीबायोटिक यही तो है, पैसेंजर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये आप इसको कुछ भी बोल लो, चाहे इसको पैसेंजर डीएनए बोल लो, चाहे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, चाहे पैसेंजर डीएनए बोल लो, चाहे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, जब आपने इसमें क्लोन कर दिया, ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। बात समझ में आ रही है कि इस तरह से कि सैल्मोनेला का प्लाज्मिड था, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, उसके एंटीबायोटिक जीन्स को निकाला गया बाहर, एक वेक्टर के अंदर बेसिकली इसको क्लोन कर दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया गया, सुटेबल होस्ट, सैल्मोनेला में नहीं, इकोलाई, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया गया इन सुटेबल होस्ट या इकोलाई। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये वेक्टर है ये भी सैल्मोनेला का ही था, ठीक है, ये वेक्टर जो था, वेक्टर भी सैल्मोनेला का ही था। तो इकोलाई के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और इसकी मल्टीपल कॉपीज बेसिकली क्रिएट की गई। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? एंटीबायोटिक, क्या हुआ सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को वेक्टर के अंदर क्यों? वो भी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ही है, वो भी तो कोई, अरे जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए कुछ नहीं है, अभी तो बताऊंगा ही पैसेंजर डीएनए क्या है। दिस इज अ पीस ऑफ डीएनए, अ पीस ऑफ डीएनए कुछ भी हो सकता है, अ पीस ऑफ डीएनए। पैसेंजर डीएनए क्या है? पीस ऑफ डीएनए। ओके चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो, जीन क्या होता है? अ सेगमेंट, अ पीस ऑफ डीएनए ही तो है, हाँ सर, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, उसको आपने उठा के क्लोन कर दिया, वेक्टर के अंदर डाल दिया। वेक्टर क्या है? वेक्टर भी एक डीएनए सेगमेंट, ठीक है, बस वो Yes. सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर करने से पहले इस वेक्टर को पहले आप क्या करोगे, इसको आप ट्रीटमेंट दोगे उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, उसी सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद जब ये कट डाइजेस्टेड वेक्टर होगा, उसके साथ में आप इस जीन को जोड़ोगे, तब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए Yes. बनेगा। तो चलो ये कॉपी कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया वेक्टर्स के बारे में, कुछ वेक्टर्स और लिख लो, जैसे आपका टीआई प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड,
कहाँ से मिलता है? नेचुरली प्रेजेंट है। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है ट्यूमिफेसियस, उसमें पाया जाता है। और ये यूज करते हैं इसको, यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने। इसी तरह से RI प्लाज्मिड, ये भी प्लांट्स में ही हम यूज करते हैं। रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये पाया जाता है आपका एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, राइजोजेंस। अच्छा, इन प्लाज्मिड को, ये जो चाहे TI प्लाज्मिड हो या RI प्लाज्मिड, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिसआर्म करना पड़ेगा। डिसआर्म, डिसआर्म। और डिसआर्मिंग क्या है? डिसआर्मिंग लिख लो। डिसआर्मिंग क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड सीक्वेंस, अनवांटेड वायरुलेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसआर्मिंग। तो ये तो प्लांट्स के लिए है, ठीक है, ये प्लांट्स के लिए है। इसको कॉपी करो तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। सर एग्रोबैक्टीरियम उसके बाद क्या लिखा? ट्यूमिफेसियंस, दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। कॉपी हो गया है नहीं? ये सर हो गया। इसी तरह से अगर एनिमल्स में या ह्यूमंस में करना हो, ठीक है, वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन मैमेलियन सेल, इन मैमेलियन सेल या ह्यूमंस, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ले। तो उसके लिए है डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड पैथोजन लिख लो, या आप लिख सकते हो वायरसेस सच एज एडिनोवायरस, एडिनोवायरस। मतलब कि इनका जो वायरुलेंट सीक्वेंस है उसको रिमूव कर देंगे तो उसी को बोलते हैं डिसआर्मिंग, ठीक है। तो मेमेलियन सेल्स के केस में एडिनोवायरस जैसे वेक्टर्स यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल लिख दो। वैसे तो ये एडनो वायरस भी शायद रेट्रोवायरस ही है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? वायरसेस दैट कंटेन सर आरएनए, क्या? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो रेट्रोवायरस। आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो डिसआर्म्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर डिसआर्म नहीं होंगे तो वो तो नुकसान पहुंचा देंगे ना, तो डिसआर्म्ड होने चाहिए। और आपको पता है कि जो रेट्रोवायरसेस हैं उनके पास एबिलिटी होती है किस चीज की? ये जो रेट्रोवायरस है इसके पास एबिलिटी है, जिस तरह से लिख लो चाहे, नॉर्मल सेल को, नॉर्मल ह्यूमन सेल को कैंसरस सेल में चेंज करना। कैंसरस सेल्स, ठीक है। कौन कर सकता है ये? रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरसेस हैव कैपेबिलिटी टू चेंज नॉर्मल सेल इन कैंसरस सेल्स। नॉर्मल सेल को वो कैंसरस सेल पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो ट्यूमीफेसियंस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। उसके पास में एक मिनट में ट्यूमीफेसियंस की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको। जो मैं देखो 60 में लिखूंगा एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। ट्यूमीफेसियंस, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग, या इस तरह से लिख सकते हैं, कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट। प्लांट्स में क्या कॉज करता है? कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। वो भी कैसे प्लांट? डाइकॉट, ठीक है। ये क्यों डिजीज करता है कि जो ट्यूमीफेसियंस है, इस ट्यूमीफेसियंस के पास में एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और उस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जैसे ये बना दूं, इसके पास में एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, इसके पास में एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसको बोलते हैं टीडीएनए, ठीक है। टीडीएनए, टीडीएनए क्या है? पीस ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट है डीएनए, ठीक है। और इस सेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर जो है कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं इस तरह के, जो कि एक इस तरह से बोल सकते हो कि जैसे मैं टीडीएनए को बाहर निकाल लूं, इस तरह से जैसे मैं बाहर निकाल लूं, ये जो टीडीएनए है इसमें कुछ पार्ट दोनों तरफ से, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। ये जो टीडीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ डीएनए। अच्छा, इसका जो बीच का पार्ट है ये वाला, ठीक है। एक तो ये बॉर्डर हो गई, इधर से ले सकते हो, इधर से, ठीक है। ये लेफ्ट बॉर्डर हो गई, ये राइट बॉर्डर, ठीक है। और बीच में तो ये जो है बेसिकली वायलेंट सीक्वेंस, ठीक है। मतलब ये ऐसा सीक्वेंस है जो क्या कॉज करता है? पैथोजेनिसिटी कॉज करता है, ठीक है। ये जो है ये वायलेंट सीक्वेंस कॉज पैथोजेनिसिटी या डिजीज, ये बोल सकते हो, ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, ठीक है। बट ये जो लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, ये वाला, ये जो लेफ्ट बॉर्डर है और जो राइट बॉर्डर है,
these border causes यह helps in transfer of virulent sequence। ये किस चीज पे हेल्प करते हैं? वायरुलेंट सीक्वेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। कहाँ? एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ डीएनए क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर की तरफ। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस टू प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो अगर आप इस वायरुलेंट सीक्वेंस को निकाल भी दोगे, अगर ये तुम वायरुलेंट सीक्वेंस को निकाल के कोई यहाँ पे अपना डीएनए डाल दो, बात समझ में आ रही है ना? कि वायरुलेंट सीक्वेंस को निकाल के यहाँ पे कोई अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, तो ये क्या करेगा? ये तो उसको भी ट्रांसफर कराएगा, ये तो उसको भी ट्रांसफर कराएगा। तो ये बेसिकली जो पीस, ये जो टी डीएनए है, ये जो टी डीएनए है, मतलब उसमें से ये वायरुलेंट सीक्वेंस को रिमूव कर दिया गया। एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? डिसआर्मिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? कि दिस इज डिसआर्मिंग। ठीक है, और वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। तो जो बेसिकली डिजीज कॉज करता था ट्यूमिफेसियंस, उसको बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? उसको यूज कर लिया अपने अपने जो है यूजफुल पर्पस में। ठीक है, अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया। उसका वेक्टर में बेसिकली ये पार्ट रिमूव कर दिया जो कि पैथोजेनिसिटी कॉज करता था, और रिमेनिंग पार्ट को यूज कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था, मिस हो गया मेरे दिमाग से। हाँ, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इसको बोलते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस है वो है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, तो वो है बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इसी तरह जो रेट्रोवायरसेस या जो एडेनोवायरसेस हैं, वहां पे भी सेम चीज की जाती है, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने की, वो जो है ट्रांसफॉर्म करने की जो है, जैसे मेमेलियन सेल में नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर देता है। तो बेसिकली वो क्या कर सकते हैं? वो जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस है, वायरस क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को, और कुछ तो ट्रांसफर होता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसका जो वायरुलेंट पार्ट है उसको निकाल के बाहर कर दें और उस जगह पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, तो वो बेसिकली उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा देगा। ठीक है, कहाँ पे? मेमेलियन सेल के अंदर में या ह्यूमन सेल के अंदर में। और यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे। आपको पता ही होगा अगर थोड़ा बहुत दिमाग में है बैक्टीरियोफेज के बारे में। ई कोलाई जो मैं बता रहा था, नहीं तो जब मैं एड्स पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा। ये जैसे बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज आया, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा सेल के अंदर। सर वीडियो फिर से ब्लर हो गई। और सेल अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा? वो बेसिकली सबसे पहला काम करेगा, अपने आप को इंटीग्रेट कराएगा उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब ये जब यहाँ पे इंटीग्रेट करा लेगा, तो इसका, चूंकि इसका तो रेप्लिकेशन हो ही रहा है ना उसके जेनेटिक मटेरियल का, तो इसके साथ इसकी भी ढेर सारी कॉपी तैयार होना स्टार्ट हो जाए, ढेर सारी कॉपी तैयार होना स्टार्ट हो जाए। और फिर इन्हीं ढेर सारी कॉपी में ये इसी की राइबोसोमल मैसेंजरी प्रोटीन सिंथेटिक मैसेजिंग को यूज करके अपनी ढेर सारी कॉपी तैयार कर लेगा, जो प्रोटीन कोड वगैरह पैकेजिंग कर देगा, और ढेर सारी कॉपी उसकी बैक्टीरियोफेज की तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर क्या करें हम क्या करने जा रहे हैं कि एक मेमेलियन सेल है, एक मेमेलियन सेल है, और वहां पे एक वायरस है जिसको आपने क्या कर रखा है? डिसआर्म कर दिया है। डिसआर्म करने का मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका सिर्फ ट्रांसफर वाला पार्ट रखा है, बाकी में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया यहाँ पे इस तरह से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जब जाएगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली इंटीग्रेट कर जाएगा, ये किसी क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करेगा,
और ये अपनी कॉपी तैयार करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, उसी दौरान क्या है कि जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे चला गया, वो तो चला गया क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, और इसमें हमने भेजा था अपने पर्पस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज थी, या हो सकता है कोई मेमेलियन सेल के अंदर बेसिकली मिसिंग थी, उस चीज को हमने भेजा, तो जो मिसिंग पार्ट था वो इसकी हेल्प से बनने लगा। तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं वायरसेस को एज ए टूल फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन मेमेलियन सेल, और जहां पे भी हम चाह रहे हैं। ठीक है, प्लांट के केस में जैसे वो बैक्टीरिया है, ग्रो बैक्टीरियम बैक्टीरिया है, वायरस मत समझ बैठना। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये वेक्टर्स को एज ए टूल यूज किया जा रहा है। वेक्टर्स को एज ए टूल देखो लो यहाँ पे कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया अभी वेक्टर में। टाइम कितना बचा है बच्चे? सर 1:16 हो गया। मेरे पास है कितना वो बताओ। सर अभी 15 मिनट्स है। ओके, अच्छा मुझे एक बार बता दो कि वेक्टर में मैंने कौन कौन सी चीजें बताई हैं, वो बताओ। कौन कौन सी चीजें बता दी मैंने अभी? प्लाज्मिड में बताना स्टार्ट किया, प्लाज्मिड में मैंने PBR 322 वगैरह बताया, प्रॉपर्टीज बता दी, वेक्टर्स की सिलेक्शन मतलब बता दिया। सर वो PBR 322 का स्ट्रक्चर हो गया और प्लाज्मिड क्लोनिंग हो गया। साइट्स के वगैरह में बारे में मैंने बता दिया है आपको। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है चीज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अच्छा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को ही हम कई बार, या इसको यहीं पे रहने दो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ही रहने दो। अब देखो, आपके पास ये वेक्टर है, मैं अब इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा काम जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ जो इंसर्शनल एक्टिवेशन है, सपोज कर लो ये वाला पेज उसका ओरिजिन ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, और यहाँ पे उसके पास में अपनी मल्टीपल क्लोनिंग साइट या क्लोनिंग साइट, ठीक है, मैं सिर्फ CS लिख देता हूँ, क्लोनिंग साइट। यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने सपोज कर लो, एक ले लिया एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन और दूसरा ले लिया हमने टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस। अब देखो, अच्छा एक चीज जो मैंने गड़बड़ की है वो ये क्लोनिंग साइट्स को बच्चे भी हटा, अभी जस्ट आप कंसंट्रेट करो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब ये चूंकि क्या है, एक प्लाज्मिड है जो कि वेक्टर की तरह काम कर रहा है, ये प्लाज्मिड है जो किस तरह काम कर रहा है, एक्ट एज वेक्टर, ठीक है, वेक्टर एज ए प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है आपको कि ये जहां पे भी जाएगा, सपोज कर लो इस वाले प्लाज्मिड को, ये एक बैक्टीरियल सेल या होस्ट, यहाँ पे सिर्फ होस्ट लेंगे, होस्ट, ठीक है, सच एज ई कोलाई कोई भी हो सकता है। इसको यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये क्या है, ये बेसिकली ट्रांसफर या अपटेक ऑफ डीएनए, ये क्या है, अपटेक ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से अपटेक ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते। तो जब आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है,
ये आ गया। इसमें इसमें आपके पास में एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो ये जो होस्ट है इसके अंदर अब ये कैपेबिलिटी आ गई है कि इसको चाहे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ग्रो कराओ, वहां पे ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन को डिग्रेड करने के लिए या टेट्रासाइक्लिन को डिग्रेड करने के लिए इसके पास अपना क्या है, जीन है, रेजिस्टेंस जीन है। ये जो जीन है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मैं शार्ट में लिख रहा हूं एंटीबायोटिक, ठीक है, जो रेजिस्टेंस जीन है, ये बेसिकली कोड करते हैं, कोड फॉर एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, एंजाइम को कोड कर रहे हैं, और ये एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स एंटीबायोटिक। तो बात समझ में आ गई कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या है, डिग्रेड एंटीबायोटिक, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप होस्ट में ये वाला प्लाज्मिड डाल दिए हैं, अब आप इसको चाहे एम्पिसिलिन में ग्रो कराओ चाहे टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराओ, ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक ऐसा जीन है जो कि एंजाइम्स कोड कर रहा है एंटीबायोटिक को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों रेजिस्टेंस जीन में से, इन दोनों रेजिस्टेंस जीन में से के बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंस डाल देते हैं जो क्लोनिंग साइट की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं टेट्रासाइक्लिन पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ये आपने शायद लिख लिया होगा तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दूं मैं? ये सर हो गया। चलो, मैं कह रहा हूं कि ये मैं सपोज कर लो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपना क्लोनिंग साइट डाल दिया। इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, क्लोनिंग साइट, ठीक है। क्लोनिंग साइट क्या है, ये सीक्वेंस है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आपने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आके अपना जीन कोई क्लोन कर, भाई क्लोनिंग साइट आपने जो है डाला है, तो इसके मतलब इसके अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। तो जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर जाएगा, सिनेरियो देखो, इस प्लाज्मिड को मैं सपोज कर लो यहाँ पे बना लें, इसको मैं सपोज कर लो यहाँ पे बना लें, ये उसकी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये उसका एंटीबायोटिक, इस बार मैं इस तरह से नहीं बना रहा हूं, मैं बस स्पेस बता दे रहा हूं कि कौन सा है, ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। और इधर ये टेट्रासाइक्लिन वाला है, इधर ये टेट्रासाइक्लिन वाला है। और अब इस बार क्या हुआ, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में यहाँ पे बेसिकली मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन कर दिया, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट था, वहां पे क्या प्रेजेंट था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में क्लोनिंग साइट प्रेजेंट थी, और इस क्लोनिंग साइट पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन कर दिया। तो उससे क्या होगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन का फ्रेम है, ये जो जीन है वो बिगड़ गया कि नहीं। टेट्रासाइक्लिन जो एंजाइम बना रही थी उसके लिए जो सीक्वेंस था, डीएनए सीक्वेंस, उसके बीच में तुमने उसको इंटरप्ट कर दिया, उसके सीक्वेंस को इंटरप्ट कर दिया। तो ये बेसिकली टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है, ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ कि ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है, ठीक है, ये इनएक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये पैसेंजर डीएनए या जो भी, ठीक है, ये डाल दिया पैसेंजर डीएनए। तो जो टेट्रासाइक्लिन के लिए जो जीन था वो इनएक्टिवेट हो गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ पैसेंजर डीएनए, ठीक है। पैसेंजर डीएनए इंसर्शन हुआ, तो उसकी वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई, ओके। और टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट होगी, दैट मीन्स की नो
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या नो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट, नो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टू होस्ट। जिसके भी अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालोगे, जिसके भी अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालोगे आप, उसको एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस तो मिलेगा, उसको एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस तो मिलेगा, क्योंकि वो जीन अभी तक इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं। पर जो टेट्रासाइक्लिन है उससे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, उससे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बात समझ में आई कि इनएक्टिवेशन ऑफ, ये क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या सेलेक्टेबल मार्कर जीन, यहाँ पे लिख दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ठीक है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ, इसका इंसर्शन ऑफ पैसेंजर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, या आप ये लिख सकते हो ड्यू टू इंटरप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में 60 में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं। बात समझ में आई क्या कुछ? यस सर। ठीक है, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है आपके एनसीईआरटी में मेंशन। आपको याद होगा जहां पे मैंने लिखाया है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए वेक्टर के अंदर, वहां पे मैंने एक चीज लिखाई है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बात समझ में आ रहा है? दो चीजें मैंने लिखाई है वहां पे कि आपको सेलेक्टेबल मार्कर इसलिए चाहिए, वो भी दो सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, ठीक है। किस चीज के लिए? एक चाहिए आपको फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट वर्सेस रिकॉम्बिनेंट देखो आप जरा, रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको देखने की कोशिश करें कि जो रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर मैं ये बोल दूं कि ये वेक्टर है इंटैक्ट वेक्टर, तो क्या इस वेक्टर को आप रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं? इसको रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हो कि नहीं? सर कैसे? आंसर करो यस और नो, मुझे और बाकी चीज से मतलब नहीं है। नो सर, रिकॉम्बिनेंट कैसे होंगे? रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकता ये बोल रहे हो? अरे सिर्फ मुझे आंसर चाहिए यस और नो। नहीं हो सकता सर। ठीक है, नो बोलो ना सीधे, नो। तो बच्चे सही कह रहे हो, ये इसका, चूंकि इसमें सिर्फ एक ही सोर्स का डीएनए है, एक ही सोर्स का डीएनए है, तो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा। रिकॉम्बिनेंट होने के लिए एटलीस्ट सोर्स ऑफ डीएनए 2 होने चाहिए, ठीक है। तो ये वेक्टर अभी तक रिकॉम्बिनेंट नहीं। बट अगर मैं बोलूं, अब मैं ये बोल दूं कि इसमें बेसिकली मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये। तो अब ये क्या है? अब इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है। सर गवर्नमेंट ऑफ अभी रिकॉम्बिनेंट हो गया। क्या हो गया? अभी से रिकॉम्बिनेंट तो हो गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट हो, अब ये रिकॉम्बिनेंट हो। क्यों? इसमें सोर्स ऑफ डीएनए कितने आ गए? 2 सोर्स। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में समझ लेना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट।
ये जो वेक्टर है बच्चे ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये जो वेक्टर है आपका, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आ रही है? तो यस आप सर। कैसे पहचानोगे, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे पहचान? वो इस तरह से पहचानोगे आप, क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपने कहाँ पे क्लोन किया है? इसको एक सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर किया। इसको कहां पे किया? क्लोन सेलेक्टेबल मार्कर, सच एज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जे। तो जैसे ही ये जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर आएगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है क्या हो जाएगा? तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट हो जाएगा। एंड दिस इज नो मोर अवेलेबल फॉर तो प्रोवाइडिंग टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, टेट्रासाइक्लिन को ये ज्यादा देर तक अब ये रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सिलेक्टेबल मार्कर यूज हो गया रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि जो है क्या कहते हैं, सपोज कर लो आपके पास में एक वायल है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? इसके अंदर आप बोल सकते हो इसके अंदर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ recombinant and non-recombinant DNA, recombinant and non-recombinant DNA का मिक्सचर है, recombinant वेक्टर्स का मिक्सचर। ठीक है, वेक्टर का। अब आप इस वाले को ट्रांसफॉर्म कराओगे, इस मिक्सचर को ट्रांसफॉर्म कराओगे किस में? पहले कराओगे आप इसको एम्पिसिलिन में, पहले कराओगे एम्पिसिलिन में। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, एक ये स्टोरी को अभी होल्ड करना, 2-3 लाइन छोड़ देना, इसमें नीचे की तरफ 2-3 लाइन छोड़ देना। इस स्टोरी को मैं जो है कंप्लीट करूंगा, इससे पहले मुझे एक और चीज बतानी पड़ेगी। इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना। इरेज कर दो बच्चे। यस सर, हो गया। मैं अब आपको पहले ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बता देता हूँ, तो कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है कि सपोज देखो आपके पास में ये बैक्टीरिया है, लेट्स से इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसके जनरली इकोलाई के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि जनरली इकोलाई doesn't have any antibiotic resistance. या हम ऐसी कोई स्ट्रेन लेते हैं जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी थी इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, कि जनरली ई कोलाई डजंट हैव एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ऐसा ई कोलाई लेना है जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं। ठीक है, और इसको अगर आप सपोज कर लो किसी एम्पिसिलिन के मीडिया, ये एक प्लेट है, न्यूट्रिएंट है वैसे, ये क्या है? न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट में आपने क्या ऐड कर रखा है? एम्पिसिलिन। आप इसमें क्या ऐड कर रखे हो? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है?
एंटीबायोटिक है, तो ये ई कोलाई क्या यहाँ पे ग्रो करेगा? नहीं सर, डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं है, और वो एंटीबायोटिक है तो नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, नो ग्रो ऑफ ई कोलाई, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। बट अगर जो है क्या कहते हैं, ये जो ई कोलाई है, इसको पहले आप क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको आप ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, कंटेनिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो क्या होगा ये, अब जब इसको ट्रांसफॉर्म कराओगे, इसके बाद ये जो ई कोलाई आएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद ये जो ई कोलाई है, जिसके अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे एम्पिसिलिन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली एबल टू ग्रो इन मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेनिंग एम्पिसिलिन, होगा कि नहीं होगा? यस सर। वो ग्रो कर जाएगा, वो बेसिकली ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वो जो प्लाज्मिड आपने वहां पे डाला है उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये स्टोरी बताने के बाद बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसको बताऊंगे। इसको कॉपी कर लो, अब बाकी की चीज पूरी करनी है, इसको कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। तो देखो आप कि आपके पास में ये एक वायल, इस वायल के अंदर आपने क्या भर रखा हुआ है? इसमें मिक्सचर है। आप तो यही मान के चलोगे कि ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, या सिर्फ अभी यहाँ पे प्लाज्मिड ही है, मिक्सचर ऑफ प्लाज्मिड्स है, ठीक है, मे बी रिकॉम्बिनेंट वर्सेस, या लिख दो मिक्सचर ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके अंदर भरेगा, ठीक है। और इस मिक्सचर से आप जो है क्या करते हो? ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इन ई कोलाई, एंड कौन सी ई कोलाई? जिसके अंदर ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको ग्रो कराओगे, ग्रो इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया, एम्पिसिलिन न्यूट्रिएंट मीडिया पे जब आप इसको ग्रो कराओगे, तो यहाँ पे ये सपोज कर लो एक पेटरी प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी आपको दिखेंगी, ये जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको दिखेंगी, ये क्या हो बता सकते हो? ये सारी ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगी, ये सारी ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये कहां पे ग्रो कर गई है? ये मीडिया है, इसमें एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो एम्पिसिलिन प्रेजेंट में तभी ग्रो करेंगी जब वो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगी। ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब क्या है? दोज ई कोलाई व्हिच कंटेन एट लीस्ट प्लाज्मिड या वेक्टर। ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है होस्ट
that contain प्लाज्मिड। अब वो प्लाज्मिड चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दैट डजंट मैटर, ठीक है, बट वो बेसिकली उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और प्लाज्मिड प्रेजेंट होने का मतलब है उसके अंदर बच्चे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जितनी भी बेसिकली यहाँ पे आपको कॉलोनीज, बैक्टीरियल कॉलोनीज नजर आ रही हैं, लेट्स से ई कोलाई, तो बेसिकली वो ई कोलाई कैसी होंगी, ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेंट होंगी, मतलब उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो तभी बेसिकली उस पे ग्रो कर पा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हुई है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब उनके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों को, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, या बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये तो स्टोरी हो गई ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। अब हमको पता लगाना है कि रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट का। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसफॉर्म ई कोलाई है, जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसफॉर्म ई कोलाई है हमारे पास, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्म ई कोलाई है ये रिकॉम्बिनेंट हो ही, इट इज नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट होने के लिए तो सिर्फ प्लाज्मिड का आना जरूरी है। वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उससे मतलब नहीं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्म ई कोलाई है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसको सपोज कर लो हमने ग्रो करा दिया कहाँ, ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन न्यूट्रिएंट मीडिया, तो क्या होना चाहिए, जो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, अगर ये रिकॉम्बिनेंट होंगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज विल नॉट ग्रो। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ? सर नहीं करेगा। नहीं करेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज विल नॉट ग्रो, एंड जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, ठीक है, विल ग्रो इन टेट्रासाइट, ठीक है। तो आप इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर रेप्लिका प्लेटिंग की जाती है, मतलब एक प्लेट है, सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए मैंने पहला सिलेक्शन कर रखा है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो कॉलोनीज आई हैं, इनको क्या करूंगा, यहां से मैं 2 प्लेटें बनाऊं, यहां से मैं 2 जगह पे इनको ग्रो कराऊं, यहां से यहाँ पे मैं 2 जगह ग्रो करूं। एक नॉर्मल प्लेट जहां पे कि टेट्रासाइक्लिन नहीं है, ठीक है, नो टेट्रासाइक्लिन, बट एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है, नो टेट्रासाइक्लिन बट एम्पिसिलिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट एम्पिसिलिन प्रेजेंट, ध्यान में रखना, एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा। दूसरा जो प्लेट है उसमें क्या है, इसके अंदर दोनों प्रेजेंट, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन भी है, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन दोनों, ठीक है। अब यहां से ही ये सपोज करो ये वाली कॉलोनी है, इसी से यहाँ पे जो है इस तरह से ग्रो कराना है, और यहाँ पे भी ग्रो। अगर तो ये बेसिकली जो है रिकॉम्बिनेंट हुई, ठीक है, अगर तो ये रिकॉम्बिनेंट हुई तो ये यहाँ तो ग्रो कर जाएगी, यहाँ तो ग्रो कर जाएगी, बट इसमें ग्रो नहीं करेगी, इसमें ग्रो नहीं करेगी। तो आप बोल दोगे क्योंकि दिस कॉलोनी इज रिकॉम्बिनेंट, दिस कॉलोनी इज रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट? नहीं।
तो टाइम कितना हुआ अभी? 1:45. हो गया मुझे लग रहा है ना। Yes sir. तो अभी के लिए इतना ही। अगर केमिस्ट्री सर शायद नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मैं शाम में एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, 4 to 5, ताकि हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश कर सके। ये चैप्टर अगर 4 to 5 ले लिया तो मैंने इसका ऑलमोस्ट मेजर पार्ट कवर कर दिया, तो ये कवर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपके केमिस्ट्री सर नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा, आप पूछ लेना एक बार, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 4 to 5। ओके, Okay sir. तो आज के लिए बस इतना है। Thank you sir. वेलकम।